नमस्कार, स्वागत है भारत भूगोल की इस श्रृंखला में, जिसमें आज हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें हम पढ़ रहे थे हिमालयन नदी तंत्र को, जिसमें हम हिमालयन नदी के बारे में पढ़े थे। मुख्यतः हिमालयन नदी तंत्र में 3 नदी तंत्र को पढ़ते हैं। पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जिसमें इस क्लास में हम आज सिंधु नदी तंत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सिंधु नदी तंत्र की बात करें हम तो हिमालय के सबसे पश्चिम की नदी है। जैसे हम छोटा सा मैप अगर बनाएं यहाँ पर, जैसे हिमालय का ऐसे विस्तार हो गया, तो हिमालय का सबसे पश्चिमी नदी है, एक सेकंड, जैसे सिंधु नदी तंत्र यहाँ से निकलती है, इधर यहाँ से तो पश्चिम हो गया। और गंगा जो है उत्तराखंड के हिमालय से निकलती है, और जो ब्रह्मपुत्र है वो इधर से निकलती है। तो जिसे भारत की हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी है हो गई। जिसे इधर पूरब होता है तो इधर पश्चिम। इसकी बहाव कहाँ से है, इसका जो अपवाह क्षेत्र है भारत, तिब्बत, लद्दाख और पाकिस्तान में इसका क्षेत्र विस्तृत है। भारत में प्रवेश जो सिंधु नदी तंत्र है, जो सिंधु नदी है, वो भारत में प्रवेश करती, कहाँ से प्रवेश करती है? दमचौक से। भारत से बाहर चिल्लास से निकलती है। जैसे अभी हम बनाए थे भारत की नदी तक, तो भारत में यहाँ से प्रवेश करती है सिंधु नदी भारत में, जिसका नाम है दमचौक इस स्थान का। और यहाँ से जो निकलती है तो इसका नाम है चिल्लास। तो चिल्लास से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। भारत में लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है। भारत में लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य ऐसे प्रवाहित होती है। ऊपर लद्दाख श्रेणी है, नीचे जास्कर श्रेणी है, और बीच में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। लद्दाख श्रेणी में गिलगित के पास भुंजी गाज बनाकर अक्षसंघीय मोड़ द्वारा हिमालय से बाहर होती है। वही बात है, लद्दाख में गिलगित के पास जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र, उसी में गिलगित के पास भुंजी गाज का निर्माण करती है। ऐसे हम बनाए मैप इंडिया का, तो यहाँ से प्रवेश करते हुए यहाँ पर गिलगित में भुंजी गाज का निर्माण करने के बाद, जैसे हिमालय में अक्षसंघीय मोड़ है, ऐसे 2 जगह बैंड है हिमालय, एक जम्मू कश्मीर लद्दाख में और एक है अरुणाचल प्रदेश में। तो यही हिमालय के अक्षसंघीय मोड़ से सिंधु नदी भुंजी गाज का निर्माण करके पाकिस्तान में प्रवेश करती है। भारत व पाकिस्तान के मध्य विश्व बैंक की समझौता 1960 में सिंधु जल समझौता कराया गया था, जो विश्व का सबसे उदार समझौता है। पहले हम इसे देख लें, सिंधु नदी तंत्र।
सिंधु नदी पर तंत्र का अगर हम परिचय देखें तो सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित नदी तंत्र है। सिंधु नदी जो है सिंधु नदी उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित नदी तंत्र है, जिनमें मुख्यतः 5 नदियाँ जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज जो नदियां हैं वो मिलकर सिंधु नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। प्रमुख नदी सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज है। मुहाना, ये सिंधु नदी कहाँ निकलती है और कहाँ गिरती है, तो जो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट स्थित बोकरचू ग्लेशियर से निकलती है। इसका मुहाना देखें कहाँ पर ये इसका मुहाना है। मुहाना कराची के निकट अरब सागर में ये अपने जल को गिराती है, जो अरब सागर में कराची के मुहाने के निकट है। अगर इसके अपवाह क्षेत्र की बात करें तो इसका अपवाह क्षेत्र अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के क्षेत्र में लद्दाख, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में और तिब्बत में इसका अपवाह क्षेत्र है। प्रमुख नदी में हम देखे हैं जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो तिब्बत में मानसरोवर लेक है, उसी के पास में एक बोखरचू ग्लेशियर है। वहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है और सिंधु नदी जो है भारत में दमचौक से प्रवेश करती है और भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख वाले क्षेत्र को सिंचित करते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान में चिल्लास से प्रवेश करती है और जो सिंधु नदी है वो मिठानकोट में पंचनद से मिलती है। पंचनद नदियाँ जो यहाँ पर झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, ये नदियाँ आकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं और सिंधु नदी इन सब का पानी लेकर अरब सागर में कराची के पास में अपना जल प्रवाहित कर देती है अरब सागर में। अब हम सिंधु नदी की सहायक नदियों को एक एक करके देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे सिंधु नदी तंत्र। अगर हम देखें तो ये सिंधु नदी है, फिर उसके बाद में झेलम है, फिर चिनाब है, फिर रावी है, फिर ब्यास है, फिर सतलज है। तो इन 5 नदियों के नाम पर ही पंजाब का नाम पंजाब पड़ा है। 5 नदियों का द्वाब कहते हैं पंजाब को, 5 नदियों का द्वाब कहते हैं, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज हैं और ये सब नदियाँ जाकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं और ये 5 नदियाँ पाकिस्तान में पंचनद का निर्माण करते हुए सिंधु नदी तंत्र में मिल जाती हैं सिंधु नदी में। अब हम एक एक करके नदियों को देखेंगे, जिसमें झेलम नदी को हम देखेंगे पहले। झेलम नदी वितस्ता, वेदों में ऋग्वेद में इसका नाम वितस्ता है, पुराना नाम। यह सिंधु की सहायक नदी है।
جو ہمالیہ چھیتر سے بہتی ہے۔ جہلم ندی کے ادگم کی بات کریں تو کشمیر کے دکشن پورب بھاگ میں پیر پنجال کے گرپد میں استھت ویری ناگ جھیل کے پاس میں شیش ناگ جھیل سے ہوتا ہے۔ موہانا اس کا جھنگ پاکستان میں چیناب ندی سے مل جاتی ہے۔ سندھ ندی جو ہے وہ پاکستان میں جنگ کے پاس میں چیناب ندی سے مل جاتی ہے۔ چیناب ندی سے سہایک ندی کے بات کریں تو جہلم کی سہایک ندی کشن گنگا لدر پونچھ ہے۔ اس کی پرمکھ سہایک ندی وشیشتا اس کی دیکھیں ہم تو کشمیر میں وسرپاکار سے پرواہت ہوتی ہے اور بلر جھیل سے ہو کر گزرتی ہے۔ تلبل پریوجنا اسی ندی پر ہے۔ جو بلر جھیل ہے وہ ایک گوکھر جھیل ہے جسے آکسبو لیک کہتے ہیں۔ جہلم ندی کے کنارے سری نگر بسا ہوا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے مدھیہ سیما کا بھی وبھاجن کرتی ہے۔ بھارت اور پاکستان کے سیما پر کچھ حصے تک پرواہت ہوتی ہے۔ اب ہم جہلم کے بعد چیناب ندی کو دیکھیں جسے پرانوں میں اسکنی کہا گیا ہے۔ چیناب کو پرانوں میں اسکنی کہا گیا ہے۔ سندھ کی سب سے بڑی سہایک ندی جو ہے وہ چیناب ندی ہے۔ چیناب ندی انیہ ندیوں کا جل لے کر سندھ میں جا کر ملتی ہے۔ چیناب ندی میں جیسے دیکھیں ہم تو جیسے چیناب ندی ہے اوپر سے اس میں جہلم پھر رابی پھر بیاس جو ندی ہیں بیاس ستلج میں آ کر مل جاتی ہے اور ستلج جا کر چیناب میں مل جاتی ہے۔ اور چیناب میں دو ندیاں ملتی ہیں پہلا جہلم پھر رابی۔ ابھی آگے دیکھیں گے میپ کے تھرو جیسا کہ میپ میں دکھائے ہیں ہم۔ چیناب ندی کے اگر ادگم کی بات ہم کریں تو چیناب ندی بڑا لاچلا درے سے ہماچل پردیش سے نکلتی ہے۔ چیناب ندی دو ندیوں کا سنگم سے بنتی ہے۔ جیسے چیناب ندی دو ندی آتی ہیں اور مل جاتی ہیں اور چیناب کا نرمان کرتی ہیں۔ چیناب ندی اوپر ایک ندی ہے چندر، دوسرا ایک ندی ہے بھاگا۔ یہ چندر ندی ہے یہ بھاگا ندی ہے اور آگے چل کر چیناب کا نرمان کرتی ہیں دونوں ندیاں مل کر۔ اگر ہم چیناب ندی کے مہانے کی بات کریں تو پنچ ند جو سندھ ندی سے مٹھان کوٹ میں ملتی ہے جیسا کہ اوپر ہم بتائے ہیں۔ ستلج سندھ کی سب سے لمبی سہایک ندی ستلج ہے۔ سب سے بڑی اور لمبی میں انتر ہوتا ہے۔ سب سے بڑی جو ہے لمبی سہایک ندی ہے وہ ستلج ہے اور سب سے بڑی جو ندی ہے وہ چیناب ہے۔ جیسا ہم دیکھیں اگر تو انڈیا کا میپ اگر ہم بنائیں ویسے رفلی ایسے اگر ہم اتنا ہی کام ہے تو جو ستلج جو یہ سندھ ندی ہے وہ ایسے یہاں سے پرویش کرتی ہے اور جو اس کی سہایک ندی ہے سب سے بڑی سہایک ندی وہ چیناب ندی ہے۔ اور جو چیناب ندی ہے
वो भारत से ही इसका उद्गम है। और जो सतलज नदी है उसका उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के पास से ही होता है, राकस तालाब से। एक मिनट फिर से बनाना पड़ेगा। जैसे बन गया तो ये सिंध नदी है, सिंध नदी है। उसके बाद में ये सतलज नदी है, फिर उसके बाद में ये चेनाब है। तो जो सतलज नदी की लंबाई है वो ज़्यादा है, जो लंबाई है वो ज़्यादा है, और जो चेनाब नदी की लंबाई है वो कम है। अगर नदी के पानी की बात करें बड़ी की मात्रा में, तो जो चेनाब नदी है उसमें चंद्र और भागा दो नदियों से मिलकर बनती है, और ऊपर से झेलम नदी आकर मिल जाती है, और नीचे रावी नदी मिलती है, और फिर जो सतलज नदी है उसमें ब्यास नदी आकर मिल जाती है पंजाब में हरकी नामक स्थान पर। और जो सतलज नदी है ब्यास नदी के जल को लेकर ये चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। चेनाब नदी बड़ी कही जाती है इसलिए क्योंकि इसमें कई नदियां मिलकर इसका निर्माण करती हैं, और सतलज नदी को लंबी नदी कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादा दूरी से तय करके आती है। जो सतलज नदी है वो सिंध की सबसे लंबी सहायक नदी है, देख चुके हैं हम। सहायक नदी झेलम, एक सेकंड, चेनाब की हम सहायक नदी की बात करें तो चेनाब की सहायक नदी में जैसे सतलज है, चेनाब की सहायक नदी। सतलज सिंध की सहायक सबसे लंबी सहायक नदी है, और जो चेनाब है वो सबसे बड़ी सिंध की सहायक नदी है। अगर हम चेनाब की सहायक नदी की बात करें तो झेलम, रावी और ताप ताप ओ, सिंध, झेलम, रावी और तावी है, दो नदियां हैं। चेनाब की वैसे हम बात करें, जैसे चेनाब नदी हम बनाते हैं, अभी मैप हमारे पास हम दिखाते हैं। ये जो चेनाब नदी है चंद्र और भागा दो नदियों से मिलकर बनती है। जैसे चेनाब नदी है, फिर इसके एक रावी नदी आकर मिलती है, और एक झेलम नदी आकर मिलती है। फिर फिर उसके बाद में सतलज नदी प्रवाहित होती है, उसमें ब्यास नदी आकर मिलती है। और जो चेनाब नदी है इन दोनों नदियों का जल को लेकर आगे बढ़ती है, और जो सतलज नदी है वो ब्यास नदी के जल को लेकर आगे बढ़ती है, और फिर चेनाब नदी में आकर मिल जाती है, और इन सब की प्रवाह को चेनाब नदी लेकर सिंध नदी में मिठानकोट में जाकर मिल जाती है। और जो सिंध नदी है इन जल को लेकर अरब सागर में कराची के पास में अरब सागर में इसको प्रवाहित कर देती हैं जल को। तो हम देख चुके हैं सिंध नदी की सहायक नदियों में सतलज नदी, सॉरी, झेलम नदी और चेनाब नदी। अगर हम चेनाब नदी की पर देखें कौन सी परियोजनाएं हैं, तो चेनाब नदी पर सलाल परियोजना है,
اور बगली हार परियोजना है, दुल्हस्ती परियोजना है, रटले या पंकलडुल परियोजना है, पंकलडुल परियोजना। और रावी नदी सिंध की अगली सहायक नदी को देखें तो रावी नदी है, जिसे प्रोसड़ी इरावती नदी भी कहते थे। पुराणों में इसे प्रोसड़ी नदी कहा गया है। सिंध की सहायक नदी है जो हिमालय क्षेत्र में बहती है। रावी नदी उद्गम रोहतांग दर्रे से है, पश्चिमी भाग से। रोहतांग दर्रे के पश्चिमी भाग से मुहाना इसका देखें तो सराय सिंध के पास चेनाब नदी में मिल जाती है, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं। विशेषता अगर इसकी देखें तो धौलाधार एवं पीर पंजाल के मध्य चंबा घाटी में बहती है। धौलाधार श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी में चंबा घाटी में होकर बहती है। पंजाब में जम्मू कश्मीर की सीमा पर रंजीत सागर परियोजना है, जिसे थीन सागर परियोजना भी कहते हैं। पंजाब में इसी पर रंजीत सागर परियोजना है, जिसे थीन सागर परियोजना कहते हैं, जो रावी नदी है। अब ब्यास नदी को देखें हम सिंध की सहायक नदी में, तो ब्यास नदी को विपाशा कहा गया है पुराणों में। यह सिंध की सहायक नदी जो हिमालय क्षेत्र में बहती है। उद्गम रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से होता है। और मुहाना कहाँ मिलती है? सतलज नदी से हरके बैराज पंजाब में मिलती है, जो ब्यास नदी है। विशेषता इसकी देखें तो इसका संपूर्ण प्रवाह भारत में ही है। मात्र एक ऐसी नदी है सिंध की सहायक नदी जिसका प्रवाह केवल भारत तक ही है। ये पाकिस्तान में नहीं जाती है और न ही इसका उद्गम स्थल भारत से बाहर है। जैसे हम छोटा सा मैप बनाकर बात करें तो जैसे भारत का जो हिमालयन है क्षेत्र है वो बनाए हैं, तो ब्यास नदी जो है, जो मात्र एक ऐसी नदी है सिंध की सहायक नदी जो उद्गम भी भारत में होती है और भारत में ही उसका मुहाना है। जैसे हम देखें तो सिंधु नदी जो यहाँ पर है ऐसे प्रवाहित होती है। फिर उसके बाद में जो झेलम है, फिर जो चिनाव है, जो रावी है और जो सतलज है। तो अगर हम इन नदियों को देखें तो जो सिंध नदी है उसका उद्गम भी बाहर होता है और उसका मुहाना भी बाहर है भारत से। जैसे उद्गम इसका तिब्बत में से है और मुहाना यह पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाती है। ऐसे हम देखें तो सिंध के बाद में सिंध की सहायक नदी जो है, जो झेलम देखें इसे तो झेलम उद्गम तो भारत में होता है लेकिन इसका मुहाना पाकिस्तान में है। अब चिनाब को देखें तो चिनाब नदी भी उद्गम भारत में है, चंद्रभागा नदियों से मिलकर बनती है और मुहाना ये पाकिस्तान में मिठानकोट में सिंध नदी से जाकर मिल जाती है। और अगर हम बात करें सिंध के सतलज और सिंध झेलम चेनाब के बाद में रावी नदी को, तो रावी नदी भी यहीं से हिमाचल प्रदेश से निकलकर ये भी पाकिस्तान में मिठानकोट से सिंध नदी में मिल जाती है। और अब हमारी सतलज नदी बची। सतलज नदी भी जो तिब्बत में इसका उद्गम स्थान है,
اور मात्र एक जो रावी ब्यास नदी है वो भारत में उत्पन्न होकर पंजाब के पास हरके बैराज में मिल जाती है। अब हम देखें तो इसका जो क्षेत्र है वो इतना ही क्षेत्र है जिससे भारत में इसका उद्गम और इसका मुहाना भारत में ही है। सहायक नदी की बात, अगर इसकी ब्यास नदी की सहायक नदी की बात देखें तो पार्वती, तीर्थन और उर्ला इसकी सहायक नदियां हैं। अब हम सतलज नदी को देखेंगे। यह सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। उद्गम इसका मानसरोवर के निकट राकस ताल में तिब्बत में होता है। जैसा कि ऐसे हम मनाए थे तो यहाँ पर होता है इसका भारत से बाहर। मुहाना चेनाब, जो इसका मुहाना है चेनाब नदी और सतलज नदी मिल जाती हैं पंचनद में। फिर जो पंचनद में की नदियां हैं वो सिंधु नदी में मिल जाती हैं। सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी ब्यास है, विस्पा है और स्पीति है। जैसा कि हम देखे थे जो सतलज नदी है और जो ब्यास नदी है जो आकर यहाँ पर पंजाब में हरके बैराज नामक हरके स्थान पर मिलती है। हरके स्थान पर हरके बैराज बनाया गया है जहाँ से इंदिरा गांधी नदी को निकाला गया है। विशेषता अगर इसकी देखें तो पंजाब रोपड़ में गाज का निर्माण करती है जो सतलज नदी है। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध है। नापता झाकरी परियोजनाएं इस पर हैं। सिपकीले दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। सिपकीला दर्रे से जो सतलज नदी है तिब्बत के मानसरोवर झील से, वो सिपकीले दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। शहर सतलज नदी के किनारे लुधियाना और फिरोजाबाद शहर बसे हुए हैं। सिंधु नदी तंत्र को अगर हम देखें तो इसमें देख सकते हैं विधिवत से, काफी विधिवत से। तो ये है मानसरोवर लेक तिब्बत में, यहीं से सतलज नदी निकलती है। सतलज नदी राकस ताल जो मानसरोवर के पास में है यहाँ से निकलती है। राकस ताल से मानसरोवर लेक से सिंधु नदी भारत में ऐसे प्रवेश करते हुए हिमालय के अक्ष संगीय मोड़ से बुंजी गाज का निर्माण बनाते हुए प्रवाहित पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। फिर उसके बाद में झेलम नदी कश्मीर से ऐसे निकलते हुए ऐसे आती है। फिर उसके बाद में जो चेनाब नदी है, चंद्र और भागा जो नदियां हैं वो चेनाब नदी को बनाती हैं। चेनाब नदी जम्मू कश्मीर के बीचों बीच से होकर गुजरती है और यहाँ पर आती है और इसी में जो झेलम नदी है वो आकर मिल जाती है। फिर उसके बाद में रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश में से इसका उद्गम होता है और ये आती है चेनाब नदी में मिल जाती है। और ब्यास नदी जो है वो आकर जो सतलज नदी है उसी में पंजाब में हरके नामक स्थान पर यहीं पर मिल जाती है। और हम देखें तो देख चुके हैं। अब हम आगे देखें, इसको भी देख चुके हैं। जैसे सिंधु नदी तंत्र में हम देखें मानसरोवर लेक ये है, यहीं से सिंधु नदी का उद्गम होता है। फिर झेलम का, फिर चंद्रभागा से मिलकर चेनाब नदी,
चेनाब नदी झेलम के जल को लेकर आगे बढ़ती है, फिर रावी नदी आकर मिलती है, फिर इसके जल को आगे लेकर बढ़ती है और सतलज नदी आकर मिलती है, और सतलज नदी में ब्यास नदी आकर पंजाब में हरकी नामक स्थान पर मिलती है, और ये 5 नदियाँ मिलकर पंचनद का निर्माण करती हैं मिठानकोट में, जो मिठानकोट में सिंधु नदी से मिल जाती हैं। ये सब हम देख चुके हैं पहले ही। इधर देख सकते हैं जैसे ये मानसरोवर झील है, मानसरोवर लेक। बोखरचू ग्लेशियर से सिंधु नदी ऐसे निकलती है, दमचौक से प्रवेश करती है, चिल्लाट या चिल्लाट से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और तिब्बत में जो सिंधु नदी है इसे सिंगी खवाब कहते हैं, जिसे शेरमुख भी कहा जाता है, जो सिंधु नदी है। अब उसी के पास में मानसरोवर लेक है। मानसरोवर झील के पास में एक राकस ताल है, जिसे राकस ताल से सतलज नदी निकलती है। जो ये सतलज नदी है राकस ताल से ये निकलती है, और जो ब्यास नदी है ये यहीं पर पंजाब में इससे मिल जाती है, और फिर रावी नदी जो है वो चेनाब में जाकर मिल जाती है। चेनाब नदी जो चंद्रभागा से मिलकर बनती है, ऐसे प्रवाहित होती है, और चेनाब नदी झेलम रावी नदी को लेकर आगे बढ़ती है, और इसी में सतलज नदी जो है वो ब्यास नदी के जल को लेकर आगे चेनाब में मिलती है, और चेनाब नदी सिंधु नदी से पाकिस्तान में मिठानकोट से मिल जाती हैं पंचनद का निर्माण करते हुए, और जो सिंधु नदी है इन सबके जल को लेकर कराची बंदरगाह में अरब सागर में ड्रेन कर देती हैं, अपने जल को प्रवाहित कर देती हैं। सिंधु नदी की कुल लंबाई हम देखें तो 2880 किलोमीटर है। भारत में इसका विस्तार देखें तो 1114 किलोमीटर है। अब हम देख लें सिंधु नदी और उनके वेदों में क्या क्या नाम थे जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी का वेदों में नाम जो सिंधु नदी को इंडस नदी कहा गया है। उद्गम मानसरोवर लेक के पास तिब्बत में होता है। झेलम नदी को वेदों में वितिस्ता कहा गया है, जो बहरी नाग के समीप शिशुनाग झील से निकल इसका उद्गम स्थान है। चेनाब नदी को अस्कनी कहा गया है पुराणों में, वेदों में, जो बड़ा लाचा दर्रा से निकलती है, चंद्रभागा 2 नदियों से मिलकर। रावी नदी को परोसड़ी कहा गया है, जो रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। ब्यास नदी को बितासा कहा गया है, जो ब्यासकुंड हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। सतलज नदी को सतुद्री कहा गया है, जो राकसताल तिब्बत से इसका उद्गम होता है। अब हम प्रमुख परियोजनाएं देख लें तो झेलम नदी पर तुलबुल परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में है। झेलम की सहायक नदी में किशनगंगा, अभी हम आपको ऊपर देख चुके हैं, किशनगंगा जिसे पाकिस्तान में नीलम के नाम से जाना जाता है। किशनगंगा पर किशनगंगा परियोजनाएं हैं। झेलम नदी पर उरी परियोजना है, जो जम्मू कश्मीर में है। झेलम नदी में बूलर झील है के किनारे भारत के मीठे पानी की जो झील है, और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो झेलम नदी के से निर्मित होती है। जो झेलम नदी है वो बूलर झील से होकर प्रवाहित होती है। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर स्थित है। चेनाब नदी की बात करें तो चेनाब की सबसे सहायक नदी हम देख चुके हैं, सिंध की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिस पर परियोजनाएं देखें हम तो
دلہستی، بگلی ہار، سلال، پکڑڈم اور ریٹل دیکھ چکے ہیں۔ جموں کشمیر کی جو پریوجنائیں ہیں دیکھ چکے ہیں یہ سب۔ اب ہم ویسے اور دیکھ لیں، ویسے تو پڑھ چکے ہیں ہم۔ رابی ندی جموں کشمیر شہر لاہور شہر چمیرا پریوجنائیں ہیں۔ تھین باندھ ہے پنجاب کی سیما پر جموں کشمیر کے۔ جو اب راجہ رنجیت سنگھ باندھ کے ہو گیا ہے اس کا نام، تو تھین باندھ ہے۔ بیاس کی سہایک ندی، ستلج کی سہایک ندی، اس کو ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب دیکھیں ہمالیہ کی سب سے پश्چمی ندی لمبائی پڑھ چکے ہیں، بہاؤ تبت جاسکا شرینی کے مدھیہ پرواہت ہوتی ہے۔ جیسے اور ہم دیکھ لیں موٹا موٹا، تو جیسے سندھ ندی یہ پرواہت ہوتی ہے۔ سندھ میں دائیں تٹ سے ملنے والی ندیاں اور بائیں تٹ سے ملنے والی ندیوں کو دیکھیں ہم، تو جو سندھ ندی ہے وہ بائیں تٹ سے جاسکر ندی ملتی ہے، کشن گنگا اور جہلم ندی ملتی ہے۔ چناو، راوی، بیاس، ستلج یہ جو ہیں جو بائیں طرف سے ملنے والی ندیاں ہیں۔ دائیں طرف سے گومل، توچی، کرم، کابل اور سوات، گلگت ندی، نبرا ندی، شیوگ ندی یہ دائیں طرف سے ملنے والی ندیاں ہیں سندھ کی سہایک ندیوں میں۔ اب پنچند کا نرمان 5 ندیاں مل کر کرتی ہیں، جہلم، چناو، راوی، بیاس، ستلج پنچند کا نرمان کرتے ہوئے سندھ میں آ کر ملتی ہیں۔ اور ویسے ہم دیکھیں سندھ ندی کی ہم بات کریں تو دیکھ چکے ہیں، جیسے یہ مانسروور لیک سے ادگم ہوتا ہے، ایسے دمچوک سے پرویش ہوتا ہے۔ شیوگ ندی نبرا چلاس سے باہر نکلتی ہے۔ گلگت ندی سوات، کابل، کرم، گومل یہ سب جو ندیاں ہیں وہ دائیں طرف سے ملنے والی سندھ کی سہایک ندیاں ہیں۔ اسے ہم دیکھیں تو بائیں طرف سے ملنے والی ندیوں میں جہلم جو بیری ناگ سے ہے، بڑا لاچا درہ سے جو چناب ندی نکلتی ہے چند بھاگا ندی کے روپ میں، جنگ میں پاکستان میں ملتی ہے چناب ندی سے۔ اور رابی ندیاں ہیں بریاسپور جو روہتانگ درے سے نکلتی ہیں۔ بیاس ندیاں دیکھ چکے ہیں، جیسے ہم پنجاب میں کپورتھلا کے پاس میں بیاس ندی ملتی ہے، جیسا ہم دیکھ چکے ہیں سارا کچھ۔ تو یہ تھی سندھ ندی جس کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں، ایک ایک ٹاپک کو اچھے طریقے سے دیکھے ہیں۔ اب ایک سمجھوتا ہوا تھا بھارت اور پاکستان کے مدھیہ، وشو بینک کی سمجھوتا جو 1962 میں ہوا تھا۔ وشو بینک کی ادھیشتا میں جیسے بھارت جب سندھ ندی کی سہایک ندیوں کے جل کا اپیوگ کرتا تھا تو پاکستان آبجیکشن کرتے ہوئے UN میں چلا جاتا تھا، اور اسی کو دیکھتے ہوئے 1962 میں بھارت اور پاکستان کے مدھیہ بہنے والی سندھ کی سہایک ندیوں کے بیچ سمجھوتا ہوا تھا، جس میں جو ابھی اوپر میپ ہے جیسے اسی میں دیکھ لیں، یا اوپر والا میپ کہاں ہے، جیسے یہ میپ ہے ورلڈ بینک کی ادھیشتا میں 1960 میں
1962 میں، ایک سیکنڈ، جیسے یہاں پر لکھا ہے دیکھ سکتے ہیں، جو سندھ جل سمجھوتا ہوا تھا بھارت پاکستان کے مدھیہ وشو بینک کی مدھیستتا میں 1960 میں، جو سندھ جہلم چناو جو 3 ندیاں ہیں، ان میں سے بھارت کو جو اوپر کی 3 ندیاں ہیں، جیسے سندھ، جہلم، چناو، راوی، بیاس، ستلج، جو اوپر کی 3 ندیاں ہیں، سندھ، جہلم، چناو، ان کا 80% جو پانی ہے وہ پاکستان اپیوگ کرے گا اور بچے 20% پانی کا اپیوگ بھارت کرے گا۔ وہیں 3 جو نیچے کی ندیاں ہیں، راوی، بیاس، ستلج، ان ندی کا پانی بھارت 80% یوز کرے گا اور پاکستان اس کا 20% پانی یوز کر سکتا ہے، جل کو اپیوگ میں لا سکتا ہے۔ تو یہی سمجھوتا ہوا تھا، اسی کو سندھ جل سمجھوتا کہا جاتا ہے۔ جو سندھ جل سمجھوتا ہے وہ وشو کا سب سے ادار سمجھوتا مانا جاتا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے مدھیہ جو ہوا تھا 1960 میں ورلڈ بینک کی ادھیکشتا میں۔ جیسے 3 ندی ہیں، سندھ، جہلم، چناو، یہ 3 ندیاں ہیں، اس کا 80% جو جل ہے سندھ، جہلم، چناو، اس کا جو 80% جل ہے وہ پاکستان یوز کرے گا اور 20% جل کو بھارت یوز کرے گا، اپیوگ کرے گا۔ ورلڈ بینک کی ادھیکشتا میں یہ بات کہی گئی۔ اور جو 3 ندیاں ہیں، راوی، بیاس، ستلج، اس کے جل کو بھارت 80% اپیوگ کرے گا اور پاکستان 20% اپیوگ کرے گا۔ یہی سندھ جل سمجھوتا تھا۔ تو ہم نے سندھ ندی تنتر کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ چکے ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں گنگا ندی تنتر کو، جس کو ہم بہت ہی اچھے طریقے سے کور کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔